हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक हम लोग मॉड्यूल 1 में कॉमन टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक लगभग मैंने लास्ट लेक्चर में भी, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक सभी ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस को ये टॉपिक पढ़ना है, किसी को यूनिट 1 में और किसी को यूनिट 2 में पढ़ना है। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट को ये टॉपिक सेकंड मॉड्यूल के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, और यू कैन से इन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। फर्दर आप आगे कोई भी एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो वहां भी ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर। तो इसके अंदर बेसिकली हमको जो रेक्टिफायर देखना है, वो रेक्टिफायर हमको पीएन जंक्शन डायोड के हेल्प से जो बना हुआ रेक्टिफायर है वो देखना है हमको। इवन कि रेक्टिफायर जो होता है वो अदर टाइप का भी हो सकता है। आप अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। दैट इज द अदर टाइप ऑफ व्हाट रेक्टिफायर। यहाँ पे जो हमको रेक्टिफायर देखना है वो रेक्टिफायर एक डायोड से मिलके बना होगा। यू कैन से ये जो टॉपिक है ये किस टॉपिक क्या का सब टॉपिक है, तो आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। जैसा मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बताया था पीएन जंक्शन डायोड एज ए स्विच, और दूसरा मैंने वहां पे लिखा था कि पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर सर्किट में करेंगे, मतलब कि डायोड का यूज रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है। अब ये रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है, इसी चीज को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि क्या करता है, बेसिकली इसका काम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। कैसा डीसी में, पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। अब ये पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है, उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा। अभी वो कंप्लीट प्योर डीसी में चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एसी और डीसी का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि एसी वो होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, देयर विल बी सम फ्रीक्वेंसी, है ना। और डीसी हमारा वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। ये हमको पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे जो घर में करंट आ रहा है वो कैसा करंट है, एक एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिया में होती है, और यूएसए में आप जाएं तो वही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो जाती है। दैट विल डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके ऊपर हमको नहीं जाना है। बस हमको यही जानना है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होता है, अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और जो डायरेक्ट क्वांटिटी आइदर वोल्टेज और करंट, डायरेक्ट क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी कह देने का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा मॉडिफाई यहाँ पे करते हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब कि कभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव, कभी उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एसी वोल्टेज बनाया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाया है। आप देखिए ना, बाई डायरेक्शनल है, इसका ये पॉजिटिव 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पाई से 2 पाई के बीच में इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये अपने वैल्यू को अल्टरनेट कर रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। उसी तरह डीसी क्या होगा, यूनि डायरेक्शन होगा। वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन को वो हमेशा मेंटेन करेगा थ्रू आउट द टाइम। थ्रू आउट द टाइम वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो कंटिन्यूअसली वो पॉजिटिव जाएगा, अगर वो निगेटिव जा रहा है तो कंटिन्यूअसली वो निगेटिव जाएगा। वो टाइम एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे आप यहां देखिए डीसी, ठीक है, हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, हम पीछे से भी बना सकते थे। कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द टाइम ये क्या है, कॉन्स्टेंटली अपने मैग्नीट्यूड को मेंटेन किए हुआ है,
और अपने डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शन में मेंटेन किया है। जबकि अगर पल्सेटिंग की बात करें तो ये देखो पल्सेटिंग है, दिस इज अ व्हाट पल्सेटिंग, प्योर नहीं है, दिस इज व्हाट पल्सेटिंग। देयर इज अ सम वेरिएशन विच वी विल डिफाइन फर्दर, जिसको हम लोग रिपल बोलेंगे और हम लोग रिपल फैक्टर भी निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि रेक्टिफायर जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, और पल्सेटिंग डीसी से वापस हमको प्योर डीसी में लाने के लिए हमको फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है, हमको फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे जो रेक्टिफायर पढ़ेंगे उसमें हम लोग पहले तो रेक्टिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें फिल्टर लगा करके और उसको हम प्योर फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करके देखेंगे। तो हम दोनों चीज पढ़ेंगे यहाँ, रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर एंड रेक्टिफायर विद फिल्टर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो नोट्स मैंने आपको दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों आप बोल सकते हैं। एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच ऑफर लो रेसिस्टेंस टू द करंट इन वन डायरेक्शन, लो रेसिस्टेंस टू द करंट इन वन डायरेक्शन मतलब क्या कि वन डायरेक्शन करंट जो हमको प्रोवाइड कराए। लो रेसिस्टेंस ऑफर कहने का मतलब क्या कि वो वन डायरेक्शन करंट को सपोर्ट करे, वन डायरेक्शन करंट को सपोर्ट करे, विच ऑफर्स लो रेसिस्टेंस टू द करंट इन वन डायरेक्शन और वोल्टेज इन वन डायरेक्शन बट हाई रेसिस्टेंस टू द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफायर, इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफायर। तो ये जो डिफिनेशन हुआ ये एक डिफिनेशन हुआ स्टैंडर्ड डिफिनेशन। ठीक है, अगर हमको ये डिफिनेशन नहीं समझ में आया है तो इसी का हमने एक क्या किया है, कंक्लूजन वाला डिफिनेशन नीचे दिया है। देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल दिया पहला, रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लो रेसिस्टेंस यूनिडायरेक्शनल करंट को ऑफर करता है और हाई रेसिस्टेंस बाई डायरेक्शनल करंट को ऑफर करता है। मतलब कि ये बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो एसी को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, और यू कैन से पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, जिसको हम वापस प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, तो एक कैपेसिटिव फिल्टर लगाते हैं, कैपेसिटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है सच ए डिवाइस इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग ए साइनोसॉइडल इनपुट वेव फॉर्म whose average value is 0 into unidirectional waveform with non-zero average component। अब इस बात को समझिए, ये जो आप AC देख रहे हैं इसका भी वही मतलब है जो पहले वाले पॉइंट का मतलब है। दोनों का समझाने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों पॉइंट का मतलब एक ही है, और इन दोनों पॉइंट को मिला के कंक्लूजन वाला एक पॉइंट यहां पे हम डाल दिए, जो सबसे सिंपल पॉइंट आपके लिए ये है, और याद करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा आसान होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को एक्सपेंड करें, इस पॉइंट को खोले, एक्सपेंड करें, तो ये दोनों पॉइंट हमको उसके अंदर मिलेगा। पहला पॉइंट क्या मिलेगा कि ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू द बाई डायरेक्शनल करंट एंड ऑफर लो रेसिस्टेंस टू द यूनिडायरेक्शनल करंट। दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम उसमें साइनोसॉइडल इनपुट दे, साइनोसॉइडल मतलब साइन या कॉस के फॉर्म में वेव मेरा बना होना चाहिए, मेरा वेव कैसा होना चाहिए, साइन या कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो कहता है कि अगर हम साइनोसॉइडल इसको करंट दे, साइनोसॉइडल करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो एवरेज मतलब क्या, एरिया फाइंड करना। तो मैथ्स में पढ़ के आए होगे, मैथ्स में पढ़ के आए होगे कि एवरेज का मतलब होता है फाइंडिंग द एरिया। और यहां तुम इस टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या है 0 से 2 पाई, 0 से क्या है इसका 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया निगेटिव, और दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एक ए होगा तो दूसरा मान लो माइनस ए होगा, और इन दोनों का जब सम करेंगे तो प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0।
इसका मतलब है कि एसी क्वांटिटी जो होता है आइदर वोल्टेज और करंट, उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जबकि डीसी जो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी या फिर ये क्वांटिटी होगा, इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको अगर हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दें, जिसका एवरेज वैल्यू 0 हो, उसको वो किस में कन्वर्ट कर दे, तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर दे, तो उसको नॉन जीरो एवरेज कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे, यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करे, जिसका एवरेज वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दे तो हम फाइनल कंक्लूजन के तौर पे क्या बोल सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी वोल्टेज को या फिर एसी करंट को, वोल्टेज बोलो या फिर करंट बोलो, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, टू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज जो क्या होता है, केवल यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल पॉजिटिव में। ठीक है, द प्रोसेस परफॉर्म बाई रेक्टिफायर फायर सर्किट इज रेफर्ड एज रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस रेक्टिफायर सर्किट परफॉर्म करता है, कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को हाई रेसिस्टेंस, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज को लो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को जो इलेक्ट्रिकल सर्किट परफॉर्म करता है, उसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी बाय यूजिंग कैपेसिटिव फिल्टर। कैपेसिटिव फिल्टर के मदद से हम पल्सेटिंग को प्योर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, वी विल सी, लोग आगे देखेंगे। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, यहाँ रेक्टिफायर सर्किट है हमारा, यहाँ पे फिल्टर लगाया है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटिव फिल्टर हमारे पास अवेलेबल है, पाई फिल्टर है या फिर हमारे पास और अदर टाइप के फिल्टर है, उसका यूज करके हम लोग पल्सेटिंग को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ऊपर का 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऑब्जेक्टिव में या कहीं कहीं इंटरव्यूज वगैरह में पूछता है कि है ना, जो हमारा रेक्टिफायर सर्किट होता है, वो अगर वो हमारा कैसा होता है, रेक्टिफायर सर्किट क्या काम करता है, रेक्टिफायर सर्किट में अगर हम इनपुट में कोई भी 0 एवरेज वैल्यू का सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको नॉन जीरो कैसे मिलता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि वो बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में चेंज करता है। बाई डायरेक्शनल की बात करें तो इसका एवरेज वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव, निगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट, दैट विल एवरेज विल इक्वल टू 0। और जब ये इसमें कन्वर्ट कर देगा तो इसका एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव कंपोनेंट नहीं है, यहाँ एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन। ये क्या हमारा, ये रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन है, तो आप इसको इंट्रोडक्शन में नोट करेंगे, आप इसको इंट्रोडक्शन में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे जो रेक्टिफायर में यूज होगा आगे, डिफरेंट, जैसे अभी तो एवरेज वैल्यू की बात हुई है, फिर आरएमएस वैल्यू की बात होगी, फिर रिपल फैक्टर की बात होगी, और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे और बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार हम पॉइंट कर रहे हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑल ब्रांचेस, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द 3rd सेमेस्टर ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट इट डाउन। So after taking the concept of rectifier and rectification, हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हमारा होगा some basic parameter used in rectifier, और you may say it is the characteristic of a rectifier। rectifier की कुछ characteristic होती है।
तो जब हम आगे रेक्टिफायर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करो या पैरामीटर्स की बात करो, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये डिफिनेशन के तौर पे दे देता है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन आपको देगा, उसमें ये मेंशन कर देगा कि ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेक्टिफायर, ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेक्टिफायर डिफाइन these parameters और define these characteristic और define these following terms। तो definition के रूप में मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में ये टर्म्स पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे। कुल मिलाकर के 10 टर्म्स अप्रोक्सीमेटली हम लोग रेक्टिफायर के केस में यूज करते हैं, है ना। जब हम किसी रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करेंगे तो ये सारे टर्म्स उसके अंदर आएंगे, ये सारे टर्म्स उसके अंदर आएंगे। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर हमको इस टर्म को अच्छे से समझना है, और ये टर्म क्या बोलता है यहीं पे हमको समझना है। जब वो टर्म उस टॉपिक के अंदर आएगा तो हमारे लिए नया टर्म नहीं होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये टर्म का डिफिनेशन ये होता है। तो चलते हम लोग देखते हैं टॉपिक, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टिफायर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टिफायर आफ्टर इंट्रोडक्शन। दिस इज द सेकंड टॉपिक, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक ही डील करेंगे रेक्टिफायर में, है ना। पहला हमारा इंट्रोडक्शन जो कंप्लीट हो गया, दूसरा हमारा क्या है, डिफरेंट पैरामीटर और कैरेक्टरिस्टिक और यू में से डिफरेंट डिफिनेशंस यूज्ड इन रेक्टिफायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू, मीन वैल्यू, तीनों का एक ही मतलब होता है। एवरेज का क्या मतलब होता है, आप अगर बेसिकली किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, एवरेज निकालने के लिए आप उस चीज को क्या करते हो, उस पैरामीटर्स को क्या करते हो, सम करते हो, और सम करने के बाद जितना नंबर ऑफ पैरामीटर उससे डिवाइड करते हो। इससे क्या आता है, एवरेज वैल्यू आता है। इसी को मीन वैल्यू बोला जाता है, और यहाँ पे हम लोग डीसी वैल्यू बोल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी चीज को सम करने के लिए, चूंकि यहाँ पे हमारा कोई कैसा क्वांटिटी है, कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं जिसको हम काउंट कर सके, यहाँ एक कंटिन्यूअस वेव है। यहाँ इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एक साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं। आपने देखा था इनपुट में हम क्या दे रहे थे, साइनोसॉइडल वेव दे रहे थे। तो साइनोसॉइडल वेव के हर पैरामीटर को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है, और एरिया निकालने के लिए हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई सिग्नल दिया हुआ है जो कि साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है, जैसा कि आपने इससे पहले देखा था, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिग्नल बनाया था, कैसा, एक साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया था। चलिए हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ करते हैं। इनपुट में हम कैसा देंगे, अल्टरनेटिंग सिग्नल देंगे, जो कि कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। हम निगेटिव से भी बना सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए हम एक साइकिल का बनाते हैं। ये एक साइकिल का इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये एक साइकिल का इनपुट सिग्नल है, यहां ऐसा 0, यहाँ पे पाई, और यहाँ 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे हम टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में ओमेगा टी ले लेते हैं। एक्चुअली दिस ओमेगा टी इज इक्वल टू नथिंग बट एंगल, और यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं वोल्टेज और करंट। यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते हैं वोल्टेज या फिर करंट, हम कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं, वोल्टेज और यहाँ पे करंट। तो कैसा ये वोल्टेज होगा, एसी वोल्टेज। ये वोल्टेज कैसा कहलाएगा, एसी वोल्टेज, या करंट अगर बोलेंगे तो कैसा, एसी करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, ये कैसा नेचर का, बाई डायरेक्शनल नेचर का, पॉजिटिव निगेटिव। तो हम लोग हमेशा रेक्टिफायर के इनपुट में यही एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी देते हैं, और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, तो पल्सेटिंग डीसी मिलता है। पल्सेटिंग डीसी जो कि यूनि डायरेक्शन में, अभी ये कैसा है, बाई डायरेक्शन है। तो कहने का ये मतलब है कि यहां से यहां तक इसका एक पीरियड हो गया, यहां से यहां तक एक इसका एक क्या हो गया, पीरियड हो गया। इसके बाद अगर हम वेव बनाएंगे तो फिर से ये अपने आप को रिपीट करेगा, फिर से अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये कैसा सिग्नल है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, कंटिन्यूअस। इसमें हर पैरामीटर को आपको काउंट करना पड़ेगा। ये कितना एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, ये होगा, ये होगा। तो
पूरा यहां से यहां तक अगर हम एवरेज वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, जो कि आपको आगे हम बताएंगे कि 0 आएगा, क्योंकि ये और इसका एरिया इक्वल एंड अपोजिट है। इसका एरिया हम मान लेते हैं a है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा -a, और जब हम सम करेंगे a माइनस a दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका हमारा एरिया 0 आ गया। और एरिया अगर 0 आ गया तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करेंगे वो 0 आ जाएगा। बिल्कुल आप इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करके देखो। इसका इंटीग्रेशन मान लो, इसको मैंने p इक्वल टू vm साइन ओमेगा टी इक्वेशन मैंने दिया। इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, साइन के फॉर्म में है, और ये मैं मान लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ Vm है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Vm है। तो हाउ टू गिव द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, और करंट के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो करंट क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? Im अगेन साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए होंगे। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अगर साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो इसका इक्वेशन करंट या वोल्टेज के फॉर्म में ऐसा दे सकते हैं हम। ठीक है ना? तो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से 2 पाई में, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई में 0 हो जाता है। और यही चीज हम तुमको यहां बता रहे हैं कि एरिया इक्वल एंड अपोजिट। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है किसी दो लिमिट के बीच इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है उस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना। तो पहला हमारा क्या बोल रहा है कि एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द एरिया ओवर वन टाइम पीरियड टू द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल। साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल का है ना एक टाइम पीरियड के अप्रॉक्स एरिया टू द टोटल टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और किसी साइनोसॉइडल अगर कोई इनपुट सिग्नल है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे आप नोट करके इस बात को लिख लेना, फॉर साइनोसॉइडल सिग्नल एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0। साइनोसॉइडल सिग्नल का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये हम आगे निकाल के चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट डिफिनेशन, एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू, मीन वैल्यू हो गया। सेकंड हमारा इफेक्टिव और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इफेक्टिव और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? तो इफेक्टिव और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर हम यहां बोले तो ये कह रहा है कि इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वोल्टेज और करंट। एरिया ऑफ स्क्वायर्ड वोल्टेज और करंट, यहां हम करंट भी लिख सकते हैं, वोल्टेज भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स टाइम पीरियड। इसका एरिया मैंने लिया किसका? स्क्वायर वोल्टेज का या स्क्वायर करंट का। यहां वोल्टेज जगह करंट भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई। ठीक है, तो यहां पे हमको करंट लिखना होगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे? यहां पे स्क्वायर वोल्टेज का एरिया निकालना है डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, और उसका कंप्लीट रूट हमने ले लिया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको शॉर्ट में हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ये भी आएगा, हम लोग डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो हमको वहां पे उसका आउटपुट में क्या निकालना पड़ेगा? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। चलिए, थर्ड हमारा है पिक फैक्टर। थर्ड डिफिनेशन है पिक फैक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू। पिक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। यहां देखो तो इसका पिक वैल्यू कितना है? Vm। यहां पे पिक वैल्यू कितना है? वोल्टेज का Vm। यहां पे करंट का पिक वैल्यू कितना है? Im। और यहां वोल्टेज का पिक वैल्यू क्या है? Vm। तो इट इज द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल। आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल इनपुट सिग्नल। पिक फैक्टर हमारा कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज स्लैश करंट, वहां स्लैश दिया हुआ है, वोल्टेज या फिर करंट आप बोलो, डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पिक फैक्टर हो गया।
पिक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म फैक्टर। इसको कभी कभी क्रेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। इसको कभी कभी क्या बोलता है, क्रेस्ट फैक्टर। पिक फैक्टर को कभी कभी क्या बोलेगा, क्रेस्ट, क्रेस्ट CREST, क्रेस्ट फैक्टर, पिक फैक्टर या फिर क्रेस्ट फैक्टर। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। किसी भी सिग्नल का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, वही क्या होगा, फॉर्म फैक्टर होगा। साइनोसॉइडल इनपुट के लिए हमारा फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। ठीक है, तो साइनोसॉइडल इनपुट के लिए हम यहां लिखते हैं फॉर साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट के लिए फॉर्म फैक्टर FF वैल्यू 1.11 होता है। ठीक है, याद रखना है। प्रूफ करके भी देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे प्रूफ करके कि फॉर्म फैक्टर किसी साइनोसॉइडल वोल्टेज या करंट जो होगा उसका 1.11 होगा। नेक्स्ट है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर को कैपिटल टाउ से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो एन रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, और यहां पे हम लोग AC दे सकते हैं, VAC डिवाइडेड बाई VDC। VAC कितना हो जाएगा, रूट अंडर RMS का स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर। तो ये कुछ डिफिनेशंस हो गए, इस डिफिनेशन को आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में ये डिफिनेशन पूछ लेता है, इसको नोट डाउन करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल हैव रेस्ट ऑफ द डिफिनेशंस और रेस्ट ऑफ द पैरामीटर और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक यूज्ड इन रेक्टिफायर। ठीक है, लिखें। चलिए, तो कुछ और डिफिनेशंस और पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं जिसका यूज हम लोग रेक्टिफायर सर्किट के अंदर करते हैं। तो 6 हमारा है, 5 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 6 है हमारा इफिशियंसी। इफिशियंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसी भी मशीन का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो उसका इफिशियंसी से हम जज करेंगे कि कितना अच्छा वो डिवाइस है। अब इफिशियंसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करते हैं, और आउटपुट में जो सिग्नल आया और इनपुट में जो सिग्नल मैंने दिया, आउटपुट में DC सिग्नल आया और इनपुट में मैंने AC सिग्नल दिया। तो जब हम इफिशियंसी की बात करेंगे तो हम पावर का कंपैरिजन करेंगे। हम किसी की इफिशियंसी को कैसे जज कर सकते हैं, उसके पावर से जज कर सकते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा काम करता है, कितना इफिशिएंटली वर्क करता है, वो उसके पावर पर डिपेंड करता है। आप एग्जाम में कितना अच्छा इफिशिएंटली परफॉर्म करोगे, ये आपके माइंड पावर पर डिपेंड करेगा। आपका माइंड का पावर जितना स्ट्रांग होगा, आप किसी चीज को जल्दी समझ सकते हो, किसी चीज को अपने माइंड में बहुत दिन तक रिटेन कर सकते हो, ये आपके इफिशियंसी को डिफाइन करेगा एग्जाम में। तो उसी तरह एक रेक्टिफायर की इफिशियंसी को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसके आउटपुट में जो पैरामीटर होगा उसके पावर को देखेंगे, और इनपुट में जो हमारा हमने दिया है उसके पावर को देखेंगे। तो आउटपुट में DC आएगा तो DC आउटपुट पावर को PO, और ब्रैकेट में मैंने DC करके लिखा है। PO मतलब P आउटपुट, PO मतलब पावर एट आउटपुट, सिग्नल का पावर एट आउटपुट, और वो सिग्नल कैसा होता है, DC होता है। और इनपुट में हम लोग P इन, पावर एट इनपुट, और इनपुट में जो हम सिग्नल देते हैं वो कैसा होता है, AC होता है। तो ये हमारा यूनिडायरेक्शन और यहाँ पे बाई डायरेक्शन। इसका जब रेशियो निकालते हैं तो हम लोग इफिशियंसी के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफिशियंसी को हमेशा परसेंटेज में दिखाते हैं, तो परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पिक इनवर्स वोल्टेज। ये जो पिक इनवर्स वोल्टेज है और इफिशियंसी, ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। RMS और एवरेज वैल्यू जितना नहीं पूछा जाता, उतना ये जो अभी हमने यहाँ पे 4 डिफिनेशंस लिखे हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। क्योंकि इसमें ये जो है, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसका यूज हम लोग रेक्टिफायर सर्किट को जज करने के लिए करते हैं बहुत ज्यादा। कोई रेक्टिफायर सर्किट अच्छा है, कोई रेक्टिफायर सर्किट खराब है, कैसे अब डिसाइडेड होगा,
आपका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कैसे डिसाइडेड होगा, कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितना मार्क्स आप लाते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से किसी रेक्टिफायर सर्किट का परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड होगा। अगर 2 रेक्टिफायर सर्किट है या 10 रेक्टिफायर सर्किट है, और अगर हमको जज करने को दिया जाए कि कौन सा रेक्टिफायर सर्किट कितना अच्छा है, उससे सिलेक्ट करके निकालो, तो हम कौन कौन से पैरामीटर को देखेंगे, कौन से पैरामीटर का एनालिसिस करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि ये रेक्टिफायर सर्किट हमारे लिए बढ़िया है और ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका खराब। उसके लिए सारे पैरामीटर्स को जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है पिक इनवर्स वोल्टेज, शॉर्ट में इसको PIV बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट ए डायोड ऑफ रेक्टिफायर कैन विथस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन। अब डायोड सर्किट के अंदर मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हम लोग PN जंक्शन डायोड का यूज करेंगे, क्योंकि PN जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी है रेक्टिफिकेशन करने की। तो डायोड में हम लोग PN जंक्शन डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर सर्किट में करेंगे। बाई चांस अगर रेक्टिफायर सर्किट में हमने जो डायोड लगा है उसको रिवर्स बायस कर दिया, तो आप जानते हैं कि कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवर्स वोल्टेज पे डायोड मेरा ब्रेकडाउन कर जाता है, और जंक्शन ब्रेकडाउन होने के कारण हमारा तेजी से करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण हमारा वो डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज आप दे रहे हैं, है ना, तब तक आप दीजिए जब तक कि वो उसका जंक्शन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसी को पिक इनवर्स वोल्टेज बोला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि PIV क्या होता है, शॉर्ट में इसको PIV बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब जिस तरह से हम लोग एक सेमीकंडक्टर डायोड का यूज रेक्टिफायर सर्किट में करते हैं, उसी तरह हम लोग ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं रेक्टिफायर सर्किट में। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ के आए होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का भी हम लोग उसमें यूज करेंगे रेक्टिफायर सर्किट में। डायोड के साथ साथ उसमें क्या होगा, ट्रांसफार्मर का यूज होगा। हम इनपुट जो है वो डायरेक्टली ना दे करके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर हम उसमें देंगे, ट्रांसफार्मर से हम लोग इनपुट को प्रोवाइड कराएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमको सिग्नल है जो कि 220 वोल्ट है, उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, हमको स्टेप डाउन करना पड़ता है, सिग्नल के वोल्टेज लेवल को कम करना पड़ता है, क्योंकि 220 वोल्ट अगर हम दे देंगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम पावर वो क्या करे वहां पे, है ना, वहां पे क्या करे, इंड्यूस करे, और मैक्सिमम पावर अगर वहां मिलेगा तो हो सकता है डिवाइस हमारा खराब हो जाए। इसलिए जरूरत होती है कि हम लोग उसके वोल्टेज लेवल को कम करें। हम लोग उसके वोल्टेज लेवल को 220 वोल्ट से कम करके 4 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट पे लाएं। इसके लिए कौन सा डिवाइस हमारे पास एप्लीकेबल है, तो वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो वोल्टेज को डाउन कर देता है, वोल्टेज को अप भी कर सकता है। तो जो वोल्टेज को अप कर दे, मतलब इनपुट में हम कम वोल्टेज दे, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिले, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी में जो हमारा CRT स्क्रीन होता है, CRT स्क्रीन पहले जो टीवी आता था, है ना, अब तो है ना LCD LED ये डिफरेंट टाइप के टीवी, प्लाज्मा स्क्रीन का टीवी आने लगा है, लेकिन पहले जो टीवी आता था जिसमें CRT या फिर पहले हम लोग कंप्यूटर मॉनिटर जो देखते थे जो कि CRT पैनल का होता था, उसमें हमको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी, 220 से ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी। तो हमको वहां पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता था। हमको 1000 वोल्टेज लाना है मेरे पास 220 वोल्ट, वी वांट टू हैव 1000 वोल्ट, वी हैव टू यूज व्हाट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसी तरीके से अगर 220 वोल्ट है और हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 4 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मान लेते, कोई एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैंने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 4 वोल्ट पे काम करता है, तो 220 वोल्ट को 4 वोल्ट पे कैसे करना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा हमको, जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा 220 से 4 वोल्ट पे, क्योंकि सप्लाई तो मेरे घर में 220 वोल्ट की आ रही है। तो हम अपने हिसाब से वोल्टेज को अप कर सकते हैं, वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रांसफार्मर। तो आप देखेंगे कि एक रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जब हम डिफरेंट टाइप के रेक्टिफायर का स्टडी करेंगे।
तो उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो ये कहता है कि द डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड ऑफ इन ए रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर के आउटपुट में एक लोड लगा होगा, लोड लगा होगा मतलब हम एक रेसिस्टेंस लगाएंगे, उसको लोड रेसिस्टेंस बोला जाता है। लोड मतलब आउटपुट को लेने के लिए एक लोड लगाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब भी आप लैब में जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के लैब में, तो वहां पे आपको जब लोड दिखाना होगा तो वहां पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, या फिर हम वहां पे एक बजर लगा देते हैं, बजर लगा देते हैं। जब वो बजने लगता है तो हम समझते हैं कि हमारा आउटपुट रिसीव हो रहा है, या बल्ब ग्लो होता है तो हम समझ जाते हैं कि आउटपुट रिसीव हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर, जब हम लोग रेक्टिफायर की बात करेंगे तो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर विल बी टेकन, जो डीसी आउटपुट पल्सेटिंग डीसी हमको मिलेगा, वो पल्सेटिंग डीसी हम लोग कहां पर ड्रॉप कराएंगे, तो लोड पे ड्रॉप कराएंगे। वहां पे एक लोड रेसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं जिसका वैल्यू होता है वो किलो ओम में होता है, हम लोग लोड रेसिस्टेंस लगाते हैं। तो डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड इन ए रेक्टिफायर, जो पावर हम लोड रेसिस्टेंस पर डिलीवर कर रहे हैं, डिसाइड्स द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर, वही डिसाइड करता है कि कौन से रेटिंग का ट्रांसफार्मर आपको लेना है, कौन से रेटिंग का, कितना रेट होना चाहिए, कितना उसका वैल्यू होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का कितना वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कौन डिसाइड करे, तो रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर किसी रेक्टिफायर में इनपुट में जब हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, उसकी रेटिंग, उसका वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा कितना कितना हमारा क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है, कहां पे, रेक्टिफायर के लोड के ऊपर, रेक्टिफायर के आउटपुट लोड के ऊपर। ठीक है, तो TUF शॉर्ट में इसको ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। ये क्या है, पावर आउटपुट डीसी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट एसी रेटेड। रेटेड कहने का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू वहां पे मेजर करके लिख दी जाती है, इसी को रेटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है ना, कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी डिवाइस होता है उस पर एक रेटेड वैल्यू लिख दी जाती है, भले ही वो डिवाइस का अगर हम आइडियल कंडीशन में बात करें तो कुछ और वैल्यू होगा, लेकिन कोई चीज आइडियल होता नहीं है। मान लेते हैं कोई मेरे पास एक सोर्स है जो कि हमको आइडियल कंडीशन में 220 वोल्ट दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में वो 220 वोल्ट नहीं देता, 200 वोल्ट देता है। तो हम लोग वहां पे लिख देते हैं कि ये 200 वोल्ट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा, इसी को रेटेड बोलते हैं, जो वहां पे लिखा होता है। तो ये हमारा पावर इनपुट एसी है ना, रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है आपका इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टिफायर, परसेंटेज रेगुलेशन, या फिर इसको रेगुलेशन बोलेंगे। तो ये क्या कहलाता है, द वेरिएशन ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ डीसी लोड करंट इज कॉल्ड रेगुलेशन। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कैसा, तो डीसी आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन जो कि फंक्शन है किसका, तो डीसी लोड करंट का। लोड करंट वेरी करेगा तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वेरी हो जाएगा। अगर लोड करंट, लोड में जाने वाला करंट अगर वेरी करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और उसके वेरिएशन को जो हम लोग है ना रेगुलेशन नाम देते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वोल्टेज NL माइनस वोल्टेज FL। NL मतलब नो लोड और FL मतलब फुल लोड। ठीक है, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड इनटू 100 परसेंटेज में देते हैं। आइडियल पावर सप्लाई के लिए परसेंटेज रेगुलेशन 0 होता है। तो ये जो रेगुलेशन है ये किसके लिए डिफाइन है, तो जो हम लोग रेक्टिफायर के अंदर पावर सप्लाई देंगे, हम लोग आउटपुट सप्लाई देंगे उसको, क्योंकि रेक्टिफायर अपने से तो काम नहीं करेगा ना, उसको आउटपुट में हमको, उसको इनपुट में हमको एक सप्लाई देना पड़ेगा, है ना, उसी से वो काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज रेगुलेशन है। ये सारे डिफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसको नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ रेक्टिफायर। जनरली रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर को फर्दर क्लासिफाई दो टाइप से करते हैं, एक फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर एंड फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को देखेंगे, उससे पहले हम क्लासिफिकेशन लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग।